Now our next topic is biological importance of osmosis. Basically, in our bodies, we know that there are microscopic level units which are known as cell. माइक्रोस्कोपिक लेवल यूनिट्स होती हैं कुछ, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स. In the cell, basically, there is a cytoplasmic membrane which is act as the cell wall और a SPM. SPM means सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है वो जब बेसिकली. सो अगर क्या होगा, अगर मैंने उस RBC को, उस सेल को, रेड ब्लड सेल जो है हमारे पास, उसको अगर मैंने किसी लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होने वाला है? बेसिकली जो है जो सोलवेंट का मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? लो ओस्मोसिस आप लोगों को पता है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? लो से हाई की तरफ मूव करने लगेंगे सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? ये जो है रेड ब्लड सेल हमारा स्वेल हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेमोलिसिस. इस प्रोसेस को बोला जाता है हेमोलिसिस. एंड बेसिकली जो सेल के अंदर वाली चीज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं सेल सैप, जो कि इसी कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहा है. जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सेल सैप. तो अगर वो हाईली कंसंट्रेटेड है इन कंपेरिजन टू जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेटेड है, तो ओस्मोसिस के अकॉर्डिंग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं. इसी वजह से ये स्वेल होगा हमारा RBCs और इवन बर्स्ट भी हो सकता है, इवन फट भी सकता है, बर्स्ट हो सकता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेमोलिसिस. मगर अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई RBC जो है मैंने उसके अंदर रख दिया हाई कंसनट्रेटेड वाले सॉल्यूशन के अंदर, और अंदर के जो सेल सैप है वो लो कंसनट्रेटेड है, सेल सैप है वो कंपैरेटिवली क्योंकि देखो ऐसे तो है नहीं कि सेल सैप की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती रहेगी, ये कंपैरेटिव की बात है. अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाला ले लिया मैंने तो इसको ऑब्वियसली मैं लो कंसंट्रेटेड बोलूँगा अब. सो अब क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से ओस्मोसिस जाएगा किधर की तरफ? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ओस्मोसिस के अकॉर्डिंग हाई कंसंट्रेट की तरफ जाएंगे. तो जो है अब सेल मॉलिक्यूल जो है वो श्रिंक होने लगेगा. अपना जो आउटर बॉडी से अब बेसिकली इतना रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ. ये न्यू स्ट्रक्चर कह सकते हो आप लोग. और ये जो है ये स्वेल होके इतना हो जाएगा लगभग, काफ़ी बड़ा. सो यहाँ पे श्रिंकिंग हो रही है. तो बेसिकली श्रिंकिंग वाले जो प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस. सो ये दो बायोलॉजी के टर्म्स है, प्लाज्मोलिसिस एंड हेमोलिसिस. ये हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मोसिस. काफ़ी सारे रोल्स हैं RBCs के. जनरली जो एक सॉल्यूशन यूज़ होता है हमारे पास 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में 0.9% अगर सॉल्यूशन होगा, और अगर हमारा RBC जो है इसके साथ RBC जो होता है हमारा इस सॉल्यूशन के साथ हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है. आइसोटोनिक मीन्स क्या है? उसकी कंसंट्रेशन सेम होने वाली है. कंसंट्रेशन सेम, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर विल ऑल्सो बी द सेम. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है? अगर दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, है ना. अगर मैं बोलूँ कि RBCs मैंने इस सॉल्यूशन में रखा है, ये RBC है मेरे पास, और मैंने 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रखा हुआ है उसको, 0.9% NaCl सॉल्यूशन में, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्योंकि सेम है, या हम बोल सकते हैं कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो अगर बाहर और अंदर का प्रेशर अगर सेम होने वाला है तो बेसिकली कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा RBC पे. वो एज इट इज़ अपनी शेप में मेंटेन रहेगा, ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा. कोई भी बात नहीं होगी इन दोनों में से, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम है. कंसंट्रेशन सेम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, बिकॉज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर कंसंट्रेशन सेम होगी बेसिकली तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होने वाला है. सो ना तो इस केस में RBC स्वेल करेगा ना श्रिंक होगा. बट अगर मैं बात करूं अगर मैंने RBC को रख दिया NaCl कंसंट्रेशन की अगर ले लिया मैंने, इफ़ NaCl कंसंट्रेशन, ये सेकेंड केस बोल सकते हो हमारा, ये फर्स्ट केस था. इफ़ NaCl कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% NaCl, तो क्या होगा? बार की कंसंट्रेशन जो है वो लो रहेगी कंपेरेटिवली RBC के.
बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, अंदर की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। तो बेसिकली लो से हाई की तरफ मूव करेगा और अब आरबीसी जो है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9 से कम ले ली तो आरबीसीज क्या है, स्वेल करने वाले हैं। मतलब कि कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, हीमोलिसिस प्रोसेस होने वाला है, हीमोलिसिस प्रोसेस होगा। बट अगर मैं बात करूँ प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस कब होगा, बेसिकली थर्ड जो पार्ट है हमारा वो क्या है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस कब होगा, इफ़ NaCl कंसंट्रेशन मैंने, अगर NaCl की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0.9% ले ली। अगर 0.9% से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आरबीसी जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट होगा, श्रिंक करेगा, और उस केस में जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। सो बेसिकली क्या है, अगर इस केस में क्या है, NaCl की कंसंट्रेशन अगर मैंने लेस ले ली 0.9 से, तो बेसिकली इस टाइप के सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, बिकॉज हाइपो मीन्स लेस कंसंट्रेशन है, और इसको क्या बोला, हाई कंसंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है कि अगर NaCl की कंसंट्रेशन लेस देन है तो किस टाइप का सॉल्यूशन है और कौन सा प्रोसेस उसमें होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। So now if some type of solution is injected in your body, if some type of solution is being injected in your body, तब उस केस में क्या होने वाला है, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में जिसकी कंसंट्रेशन अगर आरबीसी के अगर इक्वल नहीं, उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम नहीं मिली, हम लोगों को सेम कंसंट्रेशन नहीं मिली, या हम बोल सकते कि ऑस्मोटिक प्रेशर उन दोनों का सेम नहीं मिला, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे आरबीसीज को या तो बस्ट कर देगा अगर उसका कंसंट्रेशन कम है, या श्रिंक कर देगा, मतलब या तो प्लाज्मोलिसिस होगा या हेमोलिसिस होगा वहाँ पे। तो बेसिकली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हमारे बॉडी में सॉल्यूशन जाता है वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए, किसके साथ, आरबीसी के साथ। आरबीसी को ऑस्मोटिक प्रेशर के अगर इक्वल होगा तभी वो हमारी आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अदरवाइज इट विल बर्स्ट और श्रिंक दैट आरबीसी। सो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द Na पॉजिटिव के पॉजिटिव साइकिल, एक टाइप की साइकिल जिससे क्या होता है कि आयंस जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, बेसिकली हियर एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स। हमें इसके डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाँ किसकी वजह से प्रॉपर बैलेंसिंग जो है हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है, Na पॉजिटिव के पॉजिटिव टाइप साइकिल से, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी सेम और मेंटेन रहे हमारी बॉडी में, ताकि अगर कुछ को हम इंजेक्ट करें ताकि हमारी बॉडी को अफेक्ट ना पड़े। सो बेसिकली ये तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी हमारी ऑस्मोसिस की। नाउ लेट्स सी सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ आवर जनरल लाइफ which is due to the osmosis. So basically when plants absorb water from the soil, so basically soil में क्या होता है, वाटर का कंटेंट जो है वो एक लो कंसंट्रेशन पे है, वेरी लो कंसंट्रेशन पे। बट अगर मैं बात करूँ जो सेल होते हैं प्लांट्स के, सेल में क्या है, सेल सैप जो है वो हाई कंसंट्रेशन पे है। बेसिकली ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, जो पानी है सोइल से वो सेल में जाने लगेगा, और सेल से फिर फर्दर ऑस्मोसिस के बिहाफ पे ही, सेल से फर्दर ऑस्मोसिस के बिहाफ पे ही पूरे प्लांट्स में मूव कर जाता है, पूरे इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट, इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट। सो दिस बेसिकली प्रोसेस इज ओनली ड्यू टू द ऑस्मोसिस। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है, कई बार क्या होता है स्ट्रेचिंग ऑफ फ्लावर होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ फ्लावर या प्लांट्स इज ऑल्सो ड्यू टू द ऑस्मोसिस, स्ट्रेचिंग ऑफ फ्लावर प्लांट्स इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। एंड जनरल लाइफ, वेरी जनरल लाइफ ऑस्मोसिस एप्लीकेशन इज मेकिंग pickles from raw mangoes,
कच्चे आमों से अचार बनाना। बेसिकली क्या होता है, हम आम से अचार कैसे बनाते हैं, आम का अचार बनाया जाता है उस मैंगोस को किस में डाल के, अगर मैं मैंगो को एक हाईली कंसनट्रेटेड जो है NaCl सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, हाईली कंसनट्रेटेड NaCl प्लस पानी, नमक वाले पानी में अगर डाल दूँगा तो बेसिकली और अंदर जो है हमारा आम पड़ा, तो क्या होगा, ये जो है अंदर की कंसंट्रेशन जो है क्या होगी, क्या होने वाली, बेसिकली कम होने वाली है। और हमें पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सॉल्वेंट, तो क्या होगा, इसमें से जो है सारा का सारा सॉल्वेंट मटेरियल निकल के, वाटर का मटेरियल जो है वो निकल के, वाटर जो है आम से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से जो है पिकल फॉर्मेशन होती है। अगर ऐसा ना होता कि अगर लो कंसंट्रेशन का वो डाल दिया जाए तो आम जो है स्वेल कर जाएगा, ना कि श्रिंक होगा। अभी मैंने हाई कंसंट्रेशन डाला है बाहर, तो क्या होगा, उसकी वजह से ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस की वजह से अंदर का जितना वाटर कंटेंट है अचार में से वो बाहर मैंगो में से बाहर आएगा और वो अचार की फॉर्म ले लेगा, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली पिकल फॉर्मेशन। और भी काफ़ी चीज़ें होती है, अगर मैं आपको बोलूँ तो एक डिजीज टाइप होती है एडेमिया। जो लोग ज़्यादा ही सोल्ट या सोल्टी वाटर यूज़ करते हैं, ज़्यादा सोल्ट हाईली कंसंट्रेशन लेते हैं अपनी सोल्ट की अपने अंदर बॉडी में, तो इस टाइप की उनके टिश्यूज़ जो है वो स्वेल होने लगते हैं। इसी स्वेलिंग को बोलते हैं एडेमिया। सो बेसिकली हमें जितना सोल्ट कम हो सके उतना खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना करे और पफीनेस या फैट ना आए हमारी बॉडी में ज़्यादा। और बेसिकली इसके अगर आप बोलो कि जो मीट की प्रिजर्वेशन है या कुछ फ्रूट्स होते हैं उसको शुगर के साथ भी प्रिजर्व किया जाता है, या तो सोल्टी वाटर डाल के, सोल्टीनेस यूज़ होते हैं मीट प्रिजर्वेटिव की तरह, एंड सम शुगर जो है वो यूज़ किया जाता है फ्रूट प्रिजर्वेटिव की तरह। Sugar can be used as a food preservative. So these are basically some applications of osmosis which can be used in the daily life. Now the last thing in this osmotic pressure is measurement of molecular mass. Measurement of molecular mass of solute का molecular mass हम find कर सकते हैं by using this method. How? Let's see the equation of osmotic pressure is pi is equal to CRT, or we can also write here pi is equal to N upon VRT, or here MRT. M here means molarity. We already seen this. M here is molarity. Then now, as we know, number of moles of solute will be equal to given weight, given mass, we can say this, represented by W2 divided by the molar mass. Molar mass या molecular mass can represent by the capital M, M2. 2 here represents the solute. 2 here represent the solute. Now, so pi can be written as W2 upon M2 into में R into T. So equation become, this can be interchanged and equation become N2 is equal to W2 upon pi into RT. So from this equation we can easily calculate the molecular mass of solute. So by using this osmotic pressure we can determine the molecular masses of proteins, polymers and other macromolecules because there is a very few reasons behind this कि हम osmotic pressure को क्यों यूज़ कर सकते हैं कंपेरेटिवली अदर जो है हमारी प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बजाय osmotic pressure हम यूज़ करते हैं पॉलीमर्स को लिए, प्रोटीन्स के लिए इस टाइप की, क्योंकि जो चेंज होता है osmotic pressure में वो काफ़ी कम क्वांटिटी पे मेज़र किया है। थोड़ा सा चेंज भी हम मेज़र कर सकते हैं ईजिली,
So osmotic pressure में small change can be measured easily. Small change can be measured easily. छोटा चेंज भी हम easily मेजर कर सकते हैं. और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये जो है osmotic pressure can be measured in a very small quantity also. Small change like मिलीमीटर में भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं. दूसरी बात जो है यहाँ पे क्या है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे या मतलब लो टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे इसको मेज़र कर सकते हैं. इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. रूम टेम्परेचर ऑल्सो. बट अदर प्रॉपर्टीज़ को शायद लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उनको टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना पड़े. बट बेसिकली इसके लिए हम रूम टेम्परेचर पे इसको मेज़र कर सकते हैं. और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी को भी मेज़र कर लेता है, लाइक इन मिलीमीटर ऑल्सो. सो इन दिस इसी रीजन्स की वजह से हम इसको प्रोटीन्स या पॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली. दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि इसमें मोलैरिटी यूज़ हुई है. वी यूज्ड हेयर मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. यूज़ हेयर मोलैलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. सो ये कुछ एडवांटेजेस थी ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट को लेकर. नाउ द लास्ट थिंग इन दिस इज, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, लाइक डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसने क्या बोला था, अगर 4 गैसेस मैंने इंडिविजुअल ले ली, कोई भी 3 या 4 गैसेस, n नंबर ऑफ गैसेस इंडिविजुअल ले लिए, अगर मान लो A B C D इस तरह से इंडिविजुअल ली होगी, उसको बाद में कंबाइन कर दिया गया सब में, A B C D 4 टाइप की गैसेस ले ली, मान लो उसको कंबाइन किया तो क्या मिला हमको, चारों गैसेस कंबाइन कर ली. जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उनके सम ऑफ पार्शियल प्रेशर. हर एक गैस के प्रेशर के, हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होने वाला टोटल के, क्योंकि हर एक गैस अपना कंट्रीब्यूशन देगी वहाँ प्रेशर में, अपना रोल निभाएगी. इसी तरह सेम चीज़ होती है ऑस्मोटिक प्रेशर में भी. अगर मैंने 4 टाइप के सोल्यूशन अगर मान लो काफ़ी सारे टाइप के सोल्यूट्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में, इफ़ सोल्यूशन कंटेन्स लेट्स सपोज 3 टाइप्स ऑफ solutes here, so total osmotic pressure will be equal to pi 1 osmotic pressure first solute plus में pi 2 plus में pi 3. Same thing as that in case of the partial pressure. Here in case of gaseous form, like it can also be in the solution form also. The 3 types of solutes are there, so total osmotic pressure will depend upon the sum